हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो गुजरात पीएससी एएमओ एग्ज़ाम के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए कंटिन्यूशन करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका स्वेदन। ठीक है, तो स्वेदन के विषय में आपको याद रखना है। स्वेदन की सबसे पहले डेफिनेशन ये वाली कि स्वेदा साध्य प्रशम्यंती गदा वात कफात्मका, यानी कि स्वेदन से क्या होता है, वात कफ विकार दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि वातज कफज जो विकार है उनको दूर करने के लिए स्वेदन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रमुख रूप से। इसके अलावा स्वेदन के लाभ के विषय में बताया गया है, जिस प्रकार विधि पूर्वक तेल लगाने और सेकने से सूखा काष्ठ भी इच्छा अनुसार झुक जाता है, उसी प्रकार स्नेहन और स्वेदन करने से मानव का देह में मृदुता तथा आरोग्य में बन जाता है। तो इसका जो है ना एक श्लोक है, ठीक है, चरक का ही, वो श्लोक थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन है, जिन लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो वो श्लोक याद रखना। चरक का ही श्लोक है, ठीक है, स्वेद स्वेद्यति करके। ठीक है, तो ये श्लोक को याद रखना। उसका मीनिंग से क्वेश्चंस आता है या रेफरेंस से क्वेश्चन आता है कि स्वेदन का महत्व बताइए करके। ये स्वेदन के महत्व का श्लोक का एक्सप्लेनेशन है कि जिस प्रकार लगातार तेल लगाने से अपन सूखे काष्ठ को भी कैसे कर सकते हैं, झुका सकते हैं, उसी प्रकार ठीक प्रकार से स्नेहन स्वेदन करने से मानव का देह भी मृदु और आरोग्य बन जाता है। फिर चरक अनुसार स्वेदन के भेद बताए गए हैं। तो स्वेदन के जो भेद हैं वो यहाँ पे चरक अनुसार अपन देखें तो महान, मध्यम और दुर्बल। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। तो महान जो है रोग बलवान है उसके लिए, मध्यम जो इसका रोग मध्यम है, और दुर्बल यानी कि जो रोग अल्प है। ठीक है, फिर स्निग्ध स्वेद किसके लिए किया जाता है? तो स्निग्ध जो स्वेद है वो वात रोगों के लिए किया जाता है। वात रोगों में स्निग्ध स्वेद करते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं। रुक्ष स्वेद किसमें किया जाता है? तो कफज रोगों में रुक्ष स्वेद किया जाता है। स्निग्ध व रुक्ष स्वेद वात और कफज रोगों में किया जाता है। इसके अलावा अमाशय में कुपित वात में रुक्ष व स्निग्ध स्वेद करते हैं। तो अमाशय में कुपित वात में रुक्ष व स्निग्ध स्वेद किया जाता है। पक्वाशय में कुपित वात में स्निग्ध व रुक्ष स्वेद करते हैं। तो पक्वाशय में कुपित वात में स्निग्ध व रुक्ष स्वेद किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्वेदन के द्वंद्वज यानी कि षड स्वेदज भेद बताए गए हैं। ठीक है, द्वंद्वज भेद के अंतर्गत कौन से भेद आते हैं स्वेदन के? तो साग्नि निराग्नि हो गया, एकांग सर्वांग हो गया, स्निग्ध तथा रुक्ष हो गया। ठीक है, इसके ये जो है आपके स्वेदन के षडविध भेद हैं। ठीक है, कौन सा द्वंद्वज जो भेद हो उसके अंतर्गत साग्नि, निराग्नि, एकांग सर्वांग, स्निग्ध और रुक्ष। फिर पर्टिकुलरली एरिया को दे करके पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला याद रखना है आपको यहाँ पे कि वृषण, हृदय और नेत्र में किस प्रकार का स्वेदन करते हैं। ठीक है, तो मृदु प्रकार का स्वेदन करते हैं। ठीक है, अगर आवश्यकता होती है तो। नॉर्मली क्या है, स्वेदन इनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, निषेध है। ठीक है, लेकिन आवश्यकता हो तब मृदु प्रकार की स्वेदन करेंगे, ये चीज़ याद रखना है। नॉर्मली वृषण, हृदय और नेत्र में क्या है, स्वेदन निषिद्ध है, पर आवश्यकता होने पर मृदु स्वेद कराया जाता है। तो मृदु स्वेद प्रयुज्यते तथा अन्मुष्टक दृष्टिषु, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि हृदय तथा अंडकोश तथा नेत्र पर मृदु स्वेद कराना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना षडंगर के अनुसार। फिर वक्षण में मध्यम स्वेद कराने के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो वक्षण में कौन सा मध्यम स्वेद कराएंगे? शेष शरीर अंगों में आवश्यकता के अनुसार मध्यम या प्रधान स्वेद कराया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर स्वेदन कर्म में मर्म की रक्षा। तो स्वेदन कर्म में मर्म की कैसे रक्षा करेंगे? तो यहाँ पे बताया गया स्वेदन करते समय उस व्यक्ति के हृदय प्रदेश को शीतल मोतियों की लड़ियों से या शीतल कमल से अथवा शीतल पात्र से या हाथों से समय समय पर स्पर्श कराते रहें, जिससे ताप का दुष्प्रभाव हृदय पर ना पड़े। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि स्वेदन कर्म में मर्म की रक्षा करने के विषय में बताया गया है कि स्वेदन करते समय उस व्यक्ति के हृदय प्रदेश में शीतल मोतियों की लड़ियों से, शीतल कमलों से अथवा शीतल पात्रों से या हाथों से समय समय पर स्पर्श कराते रहें, जिससे ताप का दुष्प्रभाव ना पड़े। सभी प्रकार के स्वेदों का
प्रयोग निर्वात स्थान में भोजन के पच जाने पर करना चाहिए। तो सभी प्रकार के स्वेदों का प्रयोग निर्वात स्थान में भोजन के पच जाने पर करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर सम्यक स्वेदन के विषय में बताया गया है कि शीत शूल की शांति होती है। तो शीत शूल की शांति होती है सम्यक स्वेदन करने से। स्तंभ गौरव का निग्रह हो जाता है, स्वेद का आना तथा शरीर का मार्दव हो जाना, ये सम्यक स्वेदन के लक्षण हैं। तो क्या है, शीत शूल का निग्रह हो जाना, स्तंभ गौरव का निग्रह हो जाना, स्वेद का आना, शरीर का मार्दव हो जाना, ये सम्यक स्वेदन का लक्षण है। फिर स्वेदन का अतियोग बताया गया। तो स्वेदन के अतियोग में बताया गया कि पित्त प्रकोप तृष्णा दह मूर्छा का होना। तो पित्त प्रकोप तृष्णा दह मूर्छा का होना, शरीर सदन होना, स्वेदांग होना तथा अति दौर्बल्यता, ये स्वेद के अतियोग का लक्षण है। तो पित्त प्रकोप तृष्णा दह मूर्छा होना, शरीर का सदन, स्वेदांग तथा अति दौर्बल्यता, ये स्वेद के अतियोग का लक्षण है। फिर अति स्विन्न में चिकित्सा क्या कराते हैं। तो अति स्विन्न में चिकित्सा बताया गया है, चरक अनुसार ग्रीष्म ऋतु में वर्णित मधुर स्निग्ध एवं शीतल आहार विहार का प्रयोग करते हैं। तो चरक अनुसार ग्रीष्म ऋतु में वर्णित मधुर स्निग्ध एवं शीतल आहार विहार का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सुश्रुत व सारंगधर ने शीतल उपचार करने के विषय में बताया है। तो सुश्रुत व सारंगधर ने क्या है, शीतल उपचार करने के लिए बोले हैं। वांग भट्ट ने स्तंभन चिकित्सा बताया है तथा कश्यप ने विसर्प के समान चिकित्सा करने के लिए बोले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चरक अनुसार स्वेदन के योग्य और अयोग्य, इनसे क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चरक अनुसार स्वेदन के अयोग्य कौन कौन है। तो चरक अनुसार स्वेदन के अयोग्य के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो पित्त विकार हो गया, पित्तज विकार हो गया, रक्त पित्त हो गया, वात रक्त हो गया, ठीक है, कामला हो गया, प्रमेह हो गया, गर्भणी हो गया, मधुमेही हो गया, अतिसार हो गया, उदर रोग हो गया, नित्य जो मद्य का सेवन करते हैं, क्षार अग्निदग्ध, गुदपाक, गुदभ्रंश, इसके अलावा विषकर्षित हो गया, ठीक है, सॉरी विषार्त हो गया, जिसकी संज्ञा नष्ट हो गई है तो नष्ट संज्ञा वाला, तिमिर हो गया यानी कि जो मोतियाबिंद है, ठीक है, ये जो है ये आचार्य चरक के अनुसार स्वेदन के अयोग्य। मुख्य रूप से जो पित्त संबंधित रक्त संबंधित विकार हैं वो क्या है, आपके स्वेदन के अयोग्य के अंतर्गत आते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्वेदन के, यहाँ पे ध्यान में रखना गर्भणी को भी रखा गया है, ठीक है, स्वेदन के अयोग्य के अंतर्गत। ये तीनों चीजें विशेष रूप से ध्यान में रखना। फिर स्वेदन की योग्य के अंतर्गत कौन आते हैं। तो जो प्रतिश्याय का व्यक्ति है, का श्वास हिक्का, स्वर भेद, आम दोष, शीत दोष, विबंध हो गया, मूत्राघात हो गया, उदर में अनाह हो रहा है, मूत्र किच्छ से पीड़ित है, सिराशूल हो रहा है, जानुग्रह हो रहा है, गृध्रसी है, स्तंभ संकोच है, खल्ली है, वात कंटक इत्यादि समस्त वातज विकारों में स्वेदन योग्य है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, प्रतिशय का, श्वास हिक्का, स्वर भेद, आम दोष, शीत दोष, विबंध, मूत्राघात, उदर में अनह, मूत्रकिच्छ, सिराशूल, जानुग्रह, गृध्रसी, स्तंभ संकोच, खल्ली, वात कंटक इत्यादि समस्त वातज विकारों में स्वेदन के योग्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में सुश्रुत अनुसार बात करते हैं। तो सुश्रुत अनुसार बताया गया है पूर्व पश्चात, ठीक है। तो पूर्व स्वेद किसमें करते हैं। तो पूर्व स्वेद यहाँ पे बताया गया है कि नस्य, वस्ति और शोधन योग्य में पूर्व कर्म के अंतर्गत अपन स्वेदन करते हैं। तो नस्य, वस्ति और शोधन योग्य जो रोग है उसमें अपन पूर्व स्वेद करते हैं, पहले स्वेदन करेंगे। बाद में स्वेदन किसमें करेंगे, पश्चात स्वेद। तो मूल गर्भ शल्य का निर्हरण करने के पश्चात या सम्यक प्रसव के पश्चात स्वेदन किया जाता है। तो इसमें पश्चात में स्वेद करेंगे, बाद में अपन स्वेदन करेंगे। तो मूल गर्भ शल्य निर्हरण के पश्चात और सम्यक प्रसव के पश्चात, ठीक है। और पूर्व और पश्चात दोनों अवस्था में कब स्वेदन किया जाता है। तो अर्स भगंदर अस्मरी में शस्त्र कर्म के पूर्व और पश्चात दोनों टाइम में स्वेदन करते हैं। तो ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर स्वेदन के भेद के विषय में बात करते हैं। तो चरक अनुसार 13 प्रकार के साग्नि स्वेद बताए गए हैं, ठीक है। इसके श्लोक को याद रखना, ये 13 प्रकार के साग्नि स्वेद के। तो संकरो प्रस्तरो नाड़ी परिषेक अवगाहनम जंताक अस्मघ्न कर्षुप कुटी भू कुंभिकय वचा कूपो होलाक इत्येते स्वेदयंती त्रयोदशा, ठीक है। इस प्रकार से 13 प्रकार के स्वेद बताए गए हैं। संकरो प्रस्तरो नाड़ी परिषेको अवगाहनम जंताक अस्मघ्न कर्षुप कुटी भू कुंभिकय वचा कूपो होलाक इत्येते स्वेदयंती त्रयोदशा, ठीक है। यानी कि संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद, परिषेक, अवगाह, जिंताक, अस्मग्न स्वेद,
कर्षुप श्वेद, ठीक है, सुधार लेने कर्षुप श्वेद है। इसके अलावा कुटी श्वेद हो गया, भू श्वेद है, कुंभी श्वेद हो गया, कूप श्वेद हो गया और होलाक श्वेद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 13 प्रकार के साग्नि श्वेद, जिसमें अग्नि का प्रयोग करके स्वेदन करते हैं, उसके विषय में बताया गया है। अब एक एक को थोड़ा थोड़ा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, जिनसे जिनसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, उनको ही अपन यहाँ पे हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले है आपका संकर स्वेद। तो संकर स्वेद के विषय में बताया गया है, इसके अंतर्गत पिंड स्वेद आता है। तो संकर स्वेद के अंतर्गत क्या आता है? पिंड स्वेद आता है। फिर आता है आपका प्रस्तर स्वेद। तो प्रस्तर स्वेद में बोला गया है कि गर्म गर्म कृष्णा वे स्वर को मनुष्य लंबाई तुल्य चौकी पर फैला देते हैं, उस पर रेशमी पत्र एरंड पत्र बिछाकर तैल स्नेहित मनुष्य को सुलाकर कंबल उड़ा देने से स्वेदन हो जाता है। तो ये क्या है? प्रस्तर स्वेद है। तो गर्म गर्म कृष्णा वेशवार को मनुष्य लंबाई तुल्य चौकी पर फैला देते हैं, उस पर रेशमी पत्र एरंड पत्र बिछाकर तैल स्नेहित मनुष्य को सुलाकर कंबल उड़ा देने से स्वेदन हो जाते हैं। फिर नाड़ी स्वेद में बताया गया है, नाड़ी स्वेद के अंतर्गत विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है स्वरूप, लंबाई और आकृति। आकृति क्या बताया गया है नाड़ी स्वेद का? तो गज अग्रहस्त संस्थानम। ठीक है, तो गज अग्रहस्त यानी कि जो आपका हाथी, गज मतलब हाथी, हाथी का जो सूंड है उसकी तरह जो है उसमें उतार चढ़ाव होगा। ठीक है, ये क्या है? इसकी आकृति होगी, किसकी? नाड़ी यंत्र की। ठीक है, जो नाड़ी स्वेद करेंगे उसके लिए। लंबाई इसका कितना होता है? तो 1 व्याम, ठीक है, या फिर आधा व्याम। और इसका जो मूल भाग होता है ना 1/4 मोटा होता है, अग्र भाग जो होता है 1/8 मोटा होता है। स्वरूप के विषय में बात करें तो द्विस्त्रिव्य विनामिताय, ठीक है, यानी कि 2/3 भाग में टेढ़ी घुमावदार बनी रहती है। ठीक है, तो 2/3 भाग में टेढ़ी व घुमावदार बनी रहती है, ये स्वरूप है। परिषेक में बताया गया है कि वातहर या वात श्लेष्महर द्रव्यों के क्वाथ का फुआरा। ठीक है, परिषेक में बताया गया वातहर या वात श्लेष्महर द्रव्यों के क्वाथ का फुआरा। ठीक है, ये क्या है? परिषेक स्वेद है। फिर अवगाह के विषय में बताया गया है कि वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ तैल घृत मांस रस उष्ण जल से भरे टब में बैठाकर स्वेदन करें। तो अवगाह स्वेद के अंतर्गत ये बताया गया कि वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ तैल घृत मांस रस उष्ण जल से भरे टब में बैठा करके स्वेदन कराना, ये क्या है? अवगाह स्वेद है। फिर जंताक स्वेद के अंतर्गत हेमंत ऋतु में कराते हैं। कौन से ऋतु में कराते हैं जंताक स्वेद? तो हेमंत ऋतु में कराते हैं। इसमें कूटाकार की जो आपका बनावट है, ठीक है, गोल कैसा होता है, इसकी लंबाई पूछा जाता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कितना होता है? तो 16x16x16 अर्थनी होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें गोलाकार उष्ण गर्भगृह होता है, जलाशय के दक्षिण पश्चिम में 8 अर्थनी दूरी पर होता है। ठीक, इसका जो जलाशय है कितने दूरी पर होता है जंताक का? तो दक्षिण पश्चिम से 8 अर्थनी की दूरी पे होता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है आपका कर्षुप श्वेत। तो कर्षुप श्वेत के अंतर्गत बताया गया है कि 4 पाई के बिस्तर के नीचे गड्ढे में धूम्र रहित अंगारों की अग्नि से कर्षुप श्वेत जो है वो आपका यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो है याद रखना कि 4 पाई के बिस्तर के नीचे गड्ढे में धूम रहित अंगारे से अग्नि से जो स्वेदन किया जाता है वो क्या है? आपका कर्षुप श्वेत का एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका कूटी श्वेत। तो कूटी श्वेत में बोला गया है कि छोटी वृत्त आकार की, छोटी वृत्त आकार कूटी जिसमें झरोखे न हो, हसंतिका यानी कि कोयला की अग्नि से कूटी श्वेत करते हैं। ठीक है, तो कूटी श्वेत में बोला गया कि छोटी वृत्ताकार कूटी जिसमें झरोखा न हो, हसंतिका कोयला की अग्नि से कूटी श्वेत करते हैं। फिर आता है आपका कर्षुप श्वेत। तो कर्षुप श्वेत में बोला गया है कि 4 पाई की लंबाई से दुगना गहरा कुआं में निर्धूम अग्नि द्वारा कर्षुप श्वेत किया जाता है। तो 4 पाई की लंबाई से दुगना गहरा कुआं में निर्धूम अग्नि द्वारा कर्षुप श्वेत किया जाता है। सुश्रुत अनुसार स्वेद के भेद के विषय में बात करते हैं तो सुश्रुत तथा वांगभट्ट ने 4 बताए हैं। ठीक है, कौन से? ताप, ऊष्म, उपनाह और द्रव्य। ठीक है, तो सुश्रुत और वांगभट्ट ने कितने बताए हैं? 4 बताए हैं इसके टाइप, ताप स्वेद, ऊष्म स्वेद, उपनाह स्वेद और द्रव्य स्वेद। सुश्रुत ने भू स्वेद, इसके अलावा यहाँ पे यह अस्मग्न स्वेद है, कुंभी स्वेद तथा कूटी स्वेद और प्रस्तर स्वेद विधि का भी वर्णन किया है। तो ये चीज़ याद रखना कि अस्मग्न स्वेद, कुंभी स्वेद, कूटी स्वेद और भू स्वेद इनका भी वर्णन सुश्रुत ने किया है। अष्टांग संग्रह ने उष्म स्वेद के 8 भेद बताए हैं।
ठीक है। तो अष्टांग संग्रह ने क्या है उष्ण श्वेत के जो है 8 भेद बताए हैं। कौन से वो 8 भेद हैं? तो आपका पिंड हो गया, ठीक है, इसके अलावा प्रस्तर हो गया, नाड़ी हो गया, घनास्म हो गया, कुंभी हो गया, कूप हो गया, कूटी हो गया, जिंताक हो गया, ठीक है, ये बताए। तो ये चीज़ याद रखना है। फिर दोष अनुसार श्वेत के विषय में बात करते हैं। तो दोष अनुसार श्वेत के विषय में बात करें तो वातनाशक जो श्वेत है, ठीक है, वो कौन सा है? उपनाह श्वेत है। इसके अलावा कफनाशक कौन सा है? ताप और उष्ण श्वेत है। तो वातनाशक श्वेत कौन सा है? उपनाह श्वेत। कफनाशक कौन सा है? ताप और उष्ण श्वेत है। कफ वात पित्त नाशक, ठीक है, तो कफ वात और पित्त जो है इसमें क्या है द्रव्य श्वेत का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में चरकोक्त 13 प्रकार की साग्निका सुश्रुप्त 4 स्वेदों में अंतर्भाव किया गया है, ठीक है। तो जो चरक ने 13 प्रकार की साग्नि स्वेद बताया है उसको सुश्रुत ने 4 स्वेदों के अंतर्गत अंतर्भाव किया है। तो ये चीज़ पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। तो ताप श्वेत के अंतर्गत जिंताक श्वेत, होलाक श्वेत, करशुभ श्वेत, कूप श्वेत और कुटी श्वेत आता है। तो ताप श्वेत के अंतर्गत जिंताक, होलाक, करशुभ, कूप और कुटी आता है। उष्ण श्वेत के अंतर्गत संकर, प्रस्तर, अस्मग्न, नाड़ी, कुंभ और भू आते हैं। तो उष्ण श्वेत के अंतर्गत संकर, प्रस्तर, अस्मग्न, नाड़ी, कुंभ और भू आते हैं। उपनह के अंतर्गत सुश्रुत का साग्नि तथा चरक का निराग्नि स्वेद आता है। तो उपनह के अंतर्गत सुश्रुत का साग्नि और चरक का निराग्नि स्वेद आता है। द्रव्य के अंतर्गत परिषेक व अवगाह स्वेद आता है। तो द्रव्य में आपका क्या है? परिषेक व अवगाह स्वेद आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कश्यप अनुसार अष्टविध श्वेत के विषय में बात करते हैं। तो कश्यप के अनुसार अष्टविध श्वेत कौन से हैं? तो हस्त स्वेद प्रदेहस्य नाड़ी प्रस्तर संकरे उपनाहो अवगाहस्य परिषेकस तथा अष्टम, ठीक है। कौन से आपके? हस्त स्वेद, प्रदेह, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, नाड़ी स्वेद, उपनाह स्वेद, अवगाह स्वेद, परिषेक स्वेद, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल अष्टविध स्वेद बताया गया। तो हस्त स्वेद, प्रदेह, प्रस्तर, संकर, नाड़ी, उपनाह, अवगाह, परिषेक। सबसे पहले बात कर लेते हैं हस्त स्वेद के विषय में। तो हस्त स्वेद में प्रमुख रूप से आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। ये हस्त स्वेद में 4 माह के बालक के लिए विधान किया गया। तो हस्त स्वेद किसके लिए विधान किया गया? 4 माह के बालक के लिए विधान किया गया है। यहाँ पे आपको श्लोक देखने को मिलेगा कि जातस्य चतुरो मासान हस्त स्वेद प्रयोजयेत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पट्ट स्वेद जो है वो 4 वर्ष तक के बालक को देते हैं। तो पट्ट स्वेद 4 वर्ष तक के बालक को दिया जाता है। चरक अनुसार 10 निराग्नि स्वेद बताया गया। तो चरक अनुसार 10 प्रकार की निराग्नि स्वेद बताए गए हैं। कौन से हैं? तो व्याम उष्ण सदनम, गुरु प्रवारणम क्षुधा, बहुपानम भय क्रोधम, उपना आवा आतप, स्वेदयंती दशैतानी, नरम अग्नि गुण हृदय, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। कौन से आपके 10 प्रकार के? तो व्याम, उष्ण गृह, भारी वस्त्र, क्रोध, आताप, इसके अलावा अहाव, भय, ठीक है, भूख हो गया, ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मद्यपान और उपनाह, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 प्रकार के आपके निराग्नि स्वेद हैं। फिर सुश्रुत अनुसार निराग्नि स्वेद के विषय में बात करें तो 8 बताए गए हैं। कौन से हैं आपके निराग्नि स्वेद? 8। तो निवात हो गया, आताप हो गया, गुरु प्रवाहन हो गया, निर्युद्ध हो गया, अध्व यानी कि पैदल चलना हो गया, व्यायाम हो गया, भार उठाना हो गया, अमर्ष यानी क्रोध हो गया। तो निवात, आताप, गुरु प्रवाहन, निर्युद्ध, अध्व पैदल चलना, व्यायाम, भार उठाना, अमर्ष यानी कि क्रोध। इस प्रकार से सुश्रुत अनुसार निराग्नि श्वेत के 8 बताए गए हैं। तो कफ मेदो अविनते वयो निवात, गुरु प्रवाणम, निर्युद्ध, व्याम, भार, हर्षणम, मर्षे, स्वेद मुपद्यति। तो ये यहाँ पे बताया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वेदो हित्वा आग्नेयो वाते मेद कफावृते, यानी कि वात के मेद एवं कफ से आवृत होने पर निराग्नि स्वेद उत्तम होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वात के मेद व कफ से आवृत होने पर निराग्नि स्वेद को उत्तम बताया गया है। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं, ठीक है, जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।